हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में डिस्कशन के लिए, जिसका नाम है कनिष्ठ लेखाकार या तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती, इंग्लिश में जिसको हम लोग बोलते हैं तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट एग्जामिनेशन। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बहुत सारे डाउट्स दूर करने की कोशिश करूँगा जो नॉर्मली किसी भी वैकेंसी के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आते हैं, जैसे कि इस वैकेंसी के अंदर कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या ये वैकेंसी सिर्फ कॉमर्स के लिए है या सभी के लिए है, क्योंकि ये जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए के नाम से वैकेंसी आती है तो एक बेसिक कन्फ्यूजन होता है कि शायद ये कॉमर्स से संबंधित है। तो वो डाउट हम लोग दूर करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि इसके साथ साथ पासिंग मार्क्स इसमें क्या रहेगा, किस प्रकार का एग्जामिनेशन पैटर्न है, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, और ये सब चीज़ें तो है ही। एक बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कुछ बच्चे यूँ सोचते हैं कि बस सरकारी नौकरी चाहिए, कुछ बच्चे कैरियर के बारे में सोचते हैं कि अगर मैंने इस जॉब के लिए तैयारी की तो मेरा भविष्य कैसा होगा। तो मैं उसके बारे में भी आपके डाउट दूर करने की कोशिश करूँगा कि आखिर जूनियर अकाउंटेंट कैसे पोस्टिंग होती है उसकी, जूनियर अकाउंटेंट कहाँ कहाँ पे काम करते हैं, जो जूनियर अकाउंटेंट या टीआरए हैं उनका अपने डिपार्टमेंट में कितना बड़ा रोल होता है, उनकी सोशल प्रेस्टीज या समाज में कद्र कैसी है, सैलरी लगभग कितनी उम्मीद कर सकते हैं, आगे कैरियर प्रोग्रेशन क्या है, कहाँ तक, किस लेवल तक आप लोग ऊपर प्रमोट होके जा सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि इसमें डिस्कस करेंगे इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, और इन सब बातों के अलावा इंपॉर्टेंट बात हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको पास करने के लिए सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसमें जो पेपर्स हैं उनकी तैयारी कैसे की जा सकती है, हम लोग सफल स्टेप्स आपको इस एग्ज़ाम में कैसे हेल्प कर सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम बात, इस एग्ज़ाम को क्रैक करना कितना डिफ़िकल्ट है। तो आइए एक बार हम लोग शुरू करते हैं इन सभी बातों के साथ, और साथ के साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये वैकेंसी की खबर क्या है, कैसे आई। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिर क्या ये वैकेंसी आ चुकी है या ये वैकेंसी आने वाली है। पहली चीज़, आप सभी लोग इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि फ़िलहाल ये वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है, अधिसूचना है, वो जारी नहीं की गई है। तो अभी तक वैकेंसी की नोटिफिकेशन या अधिसूचना नहीं आई है, लेकिन फिर भी मार्केट में इस वैकेंसी को लेके अचानक से माहौल बना हुआ है और सभी बच्चे इसकी तैयारी के लिए पता कर रहे हैं, तैयारियाँ कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों कि नोटिफिकेशन नहीं आया फिर भी स्टूडेंट ने तैयारी शुरू कर दी? उसके पीछे कारण ये है कि पहले ये एग्ज़ाम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी लिया करता था, लेकिन आरपीएससी ने इस एग्ज़ाम को शिफ्ट कर दिया राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड जो है हमारा, उसके पास। तो अब आरपीएससी की जगह ये चयन बोर्ड या अधीनस्थ बोर्ड जो है, उस बोर्ड के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा। उस बोर्ड ने अभी अपना एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया और एग्जामिनेशन कैलेंडर में उन्होंने लिख दिया कि सितंबर 2022 में हम टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम लेंगे। तो वहाँ से सब लोगों को ये अंदेशा हो गया कि अगर इसका सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है तो बस फरवरी एंड में, बजट के बाद 23 तारीख को राजस्थान का बजट आने वाला है, तो बजट के बाद या मार्च फर्स्ट वीक में कहीं ना कहीं ये वैकेंसी आ जाएगी। तो जैसे ये वैकेंसी आएगी उसके बाद तैयारी करने का बहुत ज़्यादा समय मिलेगा नहीं, तो इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर ली जाए। तो पहली चीज़ हम लोगों ने देखी कि आखिर ये वैकेंसी कब आएगी और क्या नोटिफिकेशन आया। तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया। अब सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात की हम लोग जिक्र करेंगे कि आखिर जूनियर अकाउंटेंट या टीआरए होता क्या है। देखिए, ये दो अलग अलग पोस्ट हैं, एक का नाम टीआरए या तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट है, एक का नाम जूनियर अकाउंटेंट या कनिष्ठ लेखाकार है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों ही अकाउंट्स का काम करते हैं। दोनों के एग्जाम के लिए, दोनों के सिलेक्शन के लिए अलग अलग परीक्षा नहीं होती, यही एक कॉमन परीक्षा लगेगी। कॉमन परीक्षा से दोनों का चयन होगा, लेकिन जब हम लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे तो फॉर्म अप्लाई करते समय हमें ये चुनना पड़ेगा कि हमारी पहली प्राथमिकता क्या है। या तो हम टीआरए को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे या जूनियर अकाउंटेंट को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। नॉर्मली वो लोग जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, जो मेरिट में सबसे ऊपर आते हैं, उन लोगों को टीआरए अलॉट कर दिया जाता है और बाकी लोगों को जूनियर अकाउंटेंट दे दिया जाता है। अब ये सवाल भी मन में आएगा कि आखिर जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए के काम में क्या फ़र्क है। देखिए, दोनों ही लेखांकन से, अकाउंटिंग से संबंधित हैं। गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं, सरकारी विभागों के जो खर्चे हैं, उन सभी की अकाउंटिंग करते हैं। गवर्नमेंट की इनकम्स की अकाउंटिंग करते हैं, गवर्नमेंट को डिटेल बना के देते हैं। तो प्रैक्टिकली इनके काम की प्रकृति बहुत ज़्यादा अलग नहीं होती, अकाउंटिंग रिलेटेड काम करते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि जो टीआरए होता है वो तहसील स्तर पर पोस्टिंग होती है उसकी। तो जहाँ जहाँ पे तहसील है, तहसील स्तर में तहसीलदार के ऑफिस में उनकी पोस्टिंग होती है, जिसको हम टीआरए या तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट बोलते हैं। तहसील में जितना राजस्व का संग्रहण होगा, रेवेन्यू का जितना कलेक्शन होगा, उस रेवेन्यू कलेक्शन की अकाउंटिंग के लिए टीआरएस होते हैं। और वहीं पे जो जूनियर अकाउंटेंट या कनिष्ठ लेखाकार है वो सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं।
कोई भी गवर्नमेंट का ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट ना लगा हुआ हो। तो हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट जो आपको नाम याद आए, पुलिस डिपार्टमेंट, कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जहाँ जहाँ पे पैसा है, पैसे का लेन देन है, वहाँ पे एक जूनियर अकाउंटेंट होना ज़रूरी है। हर जगह ये अकाउंटेंट होता है। तो ये तो हमें पता चला कि इन दोनों नौकरियों में फ़र्क क्या है। एक परीक्षा से 2 पोस्ट जाएंगी, आपकी प्राथमिकता के हिसाब से और आपके मार्क्स के हिसाब से आपको पोस्ट अलॉट होगी, सैलरी बराबर मिलेगी, आगे कैरियर प्रोग्रेशन भी लगभग एक ही जैसे होगा, लेकिन दोनों के काम में थोड़ा सा फर्क है। जूनियर अकाउंटेंट फ्री है, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी मूव कर सकता है, लेकिन टीआरए नॉर्मली एक तहसील से दूसरी तहसील में ही मूव करता है। तो आप पशुपालन विभाग में जा सकते हैं, राजस्थान सरकार के मत्स्य विभाग में जा सकते हैं, राजस्थान सरकार के सॉल्ट डिपार्टमेंट लवण विभाग में जा सकते हैं, खान विभाग में जा सकते हैं, आबकारी विभाग में जा सकते हैं, टैक्स विभाग में जा सकते हैं, शिक्षा विभाग में जा सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग में जा सकते हैं, जेल विभाग में जा सकते हैं। आप तो डिपार्टमेंट का नाम लीजिए, हर डिपार्टमेंट के अंदर एक जूनियर अकाउंटेंट होता है, और एक तो मैं नाम ले रहा हूँ, जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पर एक से ज़्यादा भी होते हैं। अब ये सवाल आता है कि मान लो कि मैं जूनियर अकाउंटेंट के रूप में चयनित हो जाता हूं, सेलेक्ट हो जाता हूं, तो सेलेक्ट होने के बाद में मेरी भविष्य की आगे संभावनाएं क्या हैं और इस नौकरी की कद्र कैसी है। ये एक ऐसी नौकरी है जो शुरू तो छोटे स्तर से होती है, लेकिन इसकी जो प्रेस्टीज है, इसकी जो प्रतिष्ठा है, वो बहुत अच्छी है। जूनियर अकाउंटेंट्स को नॉर्मली जूनियर अकाउंटेंट लोग बोलते भी नहीं, अकाउंटेंट के नाम से बोला जाता है। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में अकाउंटेंट बोलते हैं, और अकाउंटेंट क्योंकि रुपए पैसे से संबंधित है, अपने डिपार्टमेंट में आप सारे बिल्स वगैरह देखोगे तो डिपार्टमेंट में इसकी कद्र बहुत ज़्यादा होती है, डिपार्टमेंट में अच्छी इमेज आपको मिलती है, और आपको नॉर्मली बहुत ज़्यादा सबॉर्डिनेट नहीं समझा जाता, होता सबॉर्डिनेट है बट फिर भी एक अच्छी खासी रेपुटेशन उसके पास होती है। अगर आप में थोड़ी बहुत इंटेलिजेंसी है, आप अपना काम अच्छा करते हैं, तो आपकी बहुत पूछ होगी आपके डिपार्टमेंट में। जूनियर अकाउंटेंट एक फिक्स टाइम के बाद में, अब सरकारी विभागों में प्रमोशन नॉर्मली डिले होते हैं, लेकिन जब आपका प्रमोशन होगा तो जूनियर अकाउंटेंट प्रमोट होके बन जाते हैं AAO। AAO का पूरा मतलब होता है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, सहायक लेखा अधिकारी। ये जो सहायक लेखा अधिकारी या AAO है, इसको राजस्थान सरकार ने 2 पद में बांटा हुआ है, जिसमें एक को बोलते हैं AAO2 या AAO सेकंड, और उसके बाद होता है AAO फर्स्ट। तो जूनियर अकाउंटेंट प्रमोट होके सबसे पहले AAO2 बनता है। AAO2 का जब प्रमोशन होता है तो जूनियर अकाउंटेंट AAO फर्स्ट बन जाता है, और AAO फर्स्ट के बाद अगर और आगे प्रमोशन हो तो उस प्रमोशन के बाद में फिर वो अकाउंट्स ऑफिसर या AO बन जाएगा, उसके बाद सीनियर AO बन जाएगा, उसके बाद चीफ अकाउंट ऑफिसर बन जाएगा। इस तरह से इसका प्रमोशन आगे आगे होता रहता है, और जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा, आपकी रेस्पेक्ट, आपके पद की गरिमा, आपका सैलरी, आपकी कमाई, सब कुछ बढ़ेगा। तो ये हमें पता चला कि जूनियर अकाउंटेंट का कैरियर प्रोग्रेशन किस तरह से होता है। अब हम अगली बात करते हैं कि आखिर जूनियर अकाउंटेंट बनने पे आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखिए, राजस्थान सरकार में जो सैलरी है उसके लिए अलग अलग मैट्रिक्स बनी हुई हैं, अलग अलग लेवल बने हुए हैं। उनमें से एक लेवल है जिसका नाम है L10, L10। जूनियर अकाउंटेंट बनने वाले सभी लोग L10 की कैटेगरी के अंदर पोस्टिंग होगी उनकी, तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो उस स्तर की मिलेगी जो L10 वालों को मिलती है। L10 वालों की सैलरी बुरी नहीं, बहुत अच्छी होती है। L10 वालों को बेसिक सैलरी या मूल वेतन जो दिया जाता है वो दिया जाता है 33,800, 33,800। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सैलरी 33,800 मिलेगी। 33,800 आपका मूल वेतन है। इस 33,800 के साथ आपको कुछ लाभ और दिए जाते हैं, कुछ बेनिफिट और दिए जाते हैं, जैसे आपको DA मिलेगा, महंगाई भत्ता या DNS अलाउंस आपको दिया जाएगा। इसके साथ आपको HRA या हाउस रेंटल अलाउंस दिया जाएगा, और इसके अलावा कुछ डिपार्टमेंट में अलग अलग अलाउंसेस होते हैं, वो अलाउंस भी आपको मिलेंगे। रफली 50,000 रुपये के आसपास आज की डेट में एक जूनियर अकाउंटेंट की सैलरी होती है, जो काफ़ी ठीक ठाक है। 50,000 रुपीज़ आपको सैलरी मिलेगी। और ये तो आप जानते ही हैं सभी लोग कि राजस्थान सरकार में नियम है, अपॉइंटमेंट होते ही पहले 2 साल तक आपको प्रोबेशन पे या परिवीक्षा पे रखा जाता है। उस दौरान आपको आपकी जो एक्चुअल सैलरी बनती है वो नहीं दी जाती, एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है, स्थायी रेम्युनरेशन दिया जाता है। तो शुरुआती 2 साल में आपको फिक्स पेमेंट मिलेगा। वो फिक्स पेमेंट भी बुरा नहीं है, वो भी आज के दिन 23,700 रुपये। तो पहले 2 साल तक आपको 23,700 रुपये मिलेंगे। 23,700 के बाद जैसे ही आपका प्रोबेशन पूरा होगा, आपको पूरी सैलरी मिलने लग जाएगी, और वो सैलरी लगभग 50,000 रुपये आज की डेट में है। आपका प्रोबेशन अगर 2 साल में पूरा होता है तो अभी तो एग्ज़ाम होगा, आपकी ज्वाइनिंग होगी, रिजल्ट आएगा, फिर 2 साल बाद आपको प्रोबेशन पूरा होगा। रफली पूरी सैलरी आपको 3 साल बाद मिलनी शुरू होगी। तब तक ये सैलरी कम से कम 55,000 रुपये या उससे ज़्यादा हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि महंगाई के साथ साथ महंगाई भत्ता बढ़ता है और आपकी सैलरी बढ़ती है। तो 2 चीज़ों के हमें जवाब मिले।
जूनियर अकाउंटेंट कौन होता है? हमें जवाब मिला कि जूनियर अकाउंटेंट का कैरियर प्रोग्रेशन क्या है। हमें ये जवाब मिला कि जूनियर अकाउंटेंट बनने पे हम कितने पैसे कमा सकते हैं, सैलरी हमारी कितनी है और समाज में हमारे पद की प्रतिष्ठा कितनी है। तो चलिए, ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट हमें पता चली। एक सवाल किसी बच्चे के मन में आ सकता है कि आखिर जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आएगी कब? तो मैंने आपको बताया कि वैकेंसी एक्सपेक्टेड है जैसे ही राजस्थान का बजट आ जाता है, बजट के कुछ दिन में ही ये वैकेंसी अनाउंस हो जाएगी। मैक्सिमम हम लोग ये मान सकते हैं कि फरवरी एंड में या मार्च मिड तक ये वैकेंसी आ जाएगी। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि वित्त वर्ष की समाप्ति से पूर्व, बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च से पहले इस वैकेंसी के आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि सितंबर में एग्जाम तभी हो सकता है जब 31 मार्च तक वैकेंसी आ जाए। वैकेंसी आने के बाद 1-1.5 महीना आपको फॉर्म भरने के लिए भी दिया जाएगा, उसके बाद तैयारी भी करोगे तो थोड़ा टाइम लगता है। तो मार्च और अप्रैल के आजू बाजू आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के जवाब तो हमें मिल गए। एक सवाल आता है कि क्या इस एग्जाम में कोई इंटरव्यू है क्या? ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। एग्जाम दो, पास हो और नौकरी पाओ। इसमें किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू, कोई वाइवा नहीं है। तो किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होगा। अब सवाल आता है सबसे बड़ा गोल्डन क्वेश्चन कि आखिर इस एग्जाम के लिए एलिजिबल कौन कौन है? राजस्थान में इस एग्जाम के लिए वो सभी लोग एलिजिबल हैं, सभी लोग योग्य हैं, सभी फॉर्म भर सकते हैं जो ग्रेजुएट हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए, इस परीक्षा के लिए फाइट करने के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं। मतलब आर्ट्स से हैं तब भी फॉर्म भर सकते हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं तब भी फॉर्म भर सकते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड। तो देखिए, पेपर 1 के अंदर पहला जो सब्जेक्ट था वो था हिंदी। हिंदी के 25 क्वेश्चन आए, 75 नंबर के आए और 25 क्वेश्चन आप लोगों को करने थे। हिंदी का पेपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। एक अलग वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे कि आखिर हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड थे, हिंदी का सिलेबस क्या था। हिंदी के बाद में एक पेपर लिया गया इंग्लिश का। अंग्रेजी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ या कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। हिंदी इंग्लिश बेसिक पेपर थे। अगर ध्यान से किसी बच्चे ने तैयारी की हो तो आराम से इसका जवाब दे सकता है। हिंदी इंग्लिश के अलावा एक पेपर था राजस्थान के सामान्य ज्ञान का, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। इसको मैं एक बार छोड़ देता हूं, इसकी बात मैं बाद में करूंगा। दूसरा एक पेपर आया जिसका नाम था दैनिक विज्ञान या जनरल साइंस या डेली साइंस। डेली साइंस में वो सारी बातें जैसे रोग हो गए, रोग के अलावा जो पोषण संबंधी चीज़ें, न्यूट्रिशन संबंधी चीज़ें, या फिर थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, अलग अलग चीज़ों के मेजरमेंट के, मतलब बैरोमीटर क्या काम आता है, थर्मामीटर क्या काम आता है, इस तरह की लाइट संबंधी चीज़ें, रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब संबंधी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें जनरल साइंस के अंदर पूछी गई थी। मैथ्स या गणित की अगर हम लोग बात करें तो गणित का सिलेबस यहाँ पे मैक्सिमम केसेस में जो पूरा अंक गणित होता है, अरिथमेटिक की तरफ ही झुका हुआ था। इसके अंदर बीज गणित वगैरह इन सब के सवाल बहुत ज़्यादा सिलेबस में नहीं थे। डिटेल सिलेबस की मैं डिस्कशन अलग करूंगा। और एक यहाँ पे बोनस था बच्चों के लिए जिसका नाम था कंप्यूटर। कंप्यूटर का पेपर 25 नंबर का था और जिस बच्चे ने जी तोड़ के, एकदम जी जान लगा के कंप्यूटर की तैयारी की हो वो आराम से नंबर बना सकता है, क्योंकि कंप्यूटर का जो सिलेबस है, मैं दिखाऊंगा आपको, सिलेबस बहुत छोटा सा था। और कंप्यूटर के सिलेबस में से अगर 200-250 क्वेश्चन ठीक से तैयार कर लिए जाए तो उन्हीं में से 25 क्वेश्चन आने की गारंटी है। तो अगर हमें मान लीजिए कि 40% नंबर लाने हैं तो 40% नंबर लाना तो बहुत आसान है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आप सही कर लो। 5-7 क्वेश्चन हम लोगों ने अगर रीजन इसके मैथ्स के सही कर लिए, 5-7 इंग्लिश हिंदी में कर लिए, तो भी हमारा 40% का स्कोर तो हो जाता है। इसके साथ साथ भाई अगर हम नंबर लेके चलें तो 150 क्वेश्चन आए, 150 में से 60 क्वेश्चन सही करने, 25 तो कंप्यूटर में से ही हो सकते हैं, 25 में से 20 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं। एक एरिया मैंने छोड़ा जिसका नाम था राजस्थान का सामान्य ज्ञान। राजस्थान के सामान्य ज्ञान में क्या आता है, ये थोड़ा सा बड़ा एरिया है। राजस्थान के सामान्य ज्ञान में राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला, संस्कृति, विरासत, परंपरा, राजस्थान की जियोग्राफी, ये सारी की सारी चीज़ें इस पेपर में आती हैं। तो और इसके साथ साथ राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था या राजस्थान की पॉलिटी, तो राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की जियोग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का हेरिटेज, राजस्थान का ट्रेडिशन, परंपराएं, लोक संगीत, देवी देवता, ये सब के सब यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आके हमारा फर्स्ट पेपर पूरा हो जाता है। फर्स्ट पेपर न्यूट्रल है, इसके अंदर ना तो कॉमर्स को कोई ऐसा एडवांटेज है या ना किसी को कोई डिसएडवांटेज है, दोनों तरह के बच्चे इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब इन सब में जो पेपर का लेवल था, इन सब में माइनस मार्किंग थी। एक क्वेश्चन गलत करने पे 1/3 नंबर कटता था। एक क्वेश्चन के 3 नंबर थे, गलत किया तो 1 नंबर आपका काट लेंगे। पेपर का लेवल क्या था, पेपर का लेवल गणित और कंप्यूटर के जो पेपर थे वो
10वीं के लेवल के थे, तो मैथ्स का और कंप्यूटर का 10th लेवल का था, बाकी सारे के सारे पेपर 12th लेवल के थे। तो 10वीं और 12वीं का लेवल का पेपर यहाँ पे लिया गया था। अब हम लोग बात करते हैं कि जो सेकंड पेपर है, जो इसकी मूल जान है, सेकंड पेपर है जो इसकी मूल जान है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे पास फेल होना, मेरिट में आना, ये सेकंड पेपर डिसाइड करता है, क्योंकि फर्स्ट पेपर ऐसा है जिसका सिलेबस राजस्थान की लगभग वैकेंसियों में कॉमन सा होता है। सभी में ये सब चीज़ें, साइंस भी सब में आता है, मैथ्स भी सब में आता है, राजस्थान का जीके भी सब में आता है, हिंदी इंग्लिश भी आप पढ़ते रहते हो, तो बच्चा उनमें जनरली तैयार होता है। सेकेंड पेपर वो है जिसको इस वैकेंसी के लिए विशेष रूप से तैयार करने की ज़रूरत है। स्पेसिफिकली अगर आपका तैयार नहीं है तो आप इसको ठीक से कर नहीं पाएंगे। तो ये डिसाइड करता है कि मेरिट में आप कितने ऊपर जाओगे, आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस पेपर में भी सेम पैटर्न था, 6 पेपर पूछे गए। 6 पेपर्स में हर पेपर से, हर सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, इसलिए हर सब्जेक्ट से 75-75 नंबर के सवाल आए। कुल मिला के 150 क्वेश्चन 450 नंबर के, जिसमें से पास होने के लिए 40% क्वेश्चन सही करने जरूरी थे, और टोटल मिला के मेरिट दोनों पेपरों से निकलती थी। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि कॉमर्स वालों को यहाँ पे कुछ एडवांटेज मिलेगा। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी एक पेपर में टोटल में से 25 क्वेश्चन, अगर 150 में से 25 क्वेश्चन कॉमर्स के आते हो तो कॉमर्स वाले बच्चों को डायरेक्टली एज सच कोई एडवांटेज नहीं है, और आर्ट्स वालों को कोई डिसएडवांटेज नहीं है। दूसरा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो कॉमर्स का यहाँ पे जो सिलेबस था वो सिलेबस बहुत ज़्यादा ऊंचे स्तर का नहीं था, उसकी आसानी से तैयारी की जा सकती है। कंडीशन ये है कि आपको गाइडेंस सही मिले। सही गाइडेंस मिलेगी, ये मजाक नहीं है, देखिए सही गाइडेंस मिलेगी तो आप फाइनल सिलेक्शन होंगे, और अदरवाइज ये सही गाइडेंस ना मिले तो आप फिर और वैकेंसियों की तरह इसमें फेल और अगली वैकेंसी की तैयारी। तो ऐसा ना करें, सही सिलेक्शन करें। सबसे पहला पेपर था जिसका नाम था बही खाता, बुक कीपिंग और लेखाकर्म, अंग्रेजी में जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। तो पहला पेपर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का आया। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का डिटेल सिलेबस क्या था वो हम चर्चा करेंगे, और पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम आपके साथ में सॉल्व करेंगे। लेकिन फिलहाल ये बेसिकली अकाउंट्स का पेपर है, जिसमें 11वीं क्लास की जो अकाउंटिंग है, कुछ टॉपिक उसके, कुछ 12वीं के, कुछ एक आध टॉपिक ग्रेजुएशन के, इस तरह से मिला के पेपर बना हुआ है। एग्जामिनर ने कहा, आरपीएससी ने कहा था लास्ट टाइम कि ग्रेजुएशन लेवल का पेपर होगा, लेकिन मेरी बात मानिए, ये पेपर ग्रेजुएशन लेवल का होता नहीं है। ये सिर्फ एक डरावनी बात है। पेपर का जो स्तर है वो बहुत नीचा रहता है। 11वीं 12वीं से ऊपर ये पेपर बढ़ता नहीं है, बड़ी आसानी से तैयारी की जा सकती है। क्या प्रैक्टिकल सवाल आते हैं? 2-4 सवाल इसमें प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं। होते तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट संबंधित होते हैं, बाकी सब थ्योरेटिकल होते हैं। उसके बाद दूसरा जो पेपर था वो था व्यावसायिक पद्धति, जिसको हम बिजनेस, चैप्टर नंबर 2 हमारे सिलेबस में है, चैप्टर नंबर 3 हमारे सिलेबस में। उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं है, फिर 10 से लेके और 16 तक है, इसके आगे की भी नहीं है। तो मुख्य रूप से गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, मात्र 8 चैप्टर हमारे सिलेबस में है, जो बेहद आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आसान चीज़ें, छुट्टियाँ कब मिलेंगी कब नहीं मिलेंगी, ज्वाइनिंग करते टाइम पे कौन कौन से कागज जमा होंगे, चेक कैसे होंगे, सस्पेंशन कैसे होगा, सस्पेंड होने के बाद में आपको क्या सैलरी मिल सकती है, सारी चीज़ें। और अगर हम लोग चलें लेखा नियमों में, तो लेखा नियमों में भी वॉल्यूम 2-3 वॉल्यूम होते हैं इसके, लेखा वॉल्यूम 1, 2, 3। हमारा वॉल्यूम 1 है खाली, बाकी है ही नहीं सिलेबस में। वॉल्यूम 1 भी पूरा नहीं है, इसमें भी 1 से लेके 6 तक चैप्टर, उसके बाद में 14 और 17, कुल मिला के 8 चैप्टर यहाँ पे हमारे सिलेबस में रखे गए। तो देखिए यहाँ पे आके हमारी महत्वपूर्ण बातें सारी की सारी कंप्लीट हो जाती हैं। हम लोग अब इस सीरीज़ को कंटिन्यू करके और अलग अलग पेपर्स के सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपके मैक्सिमम डाउट रिजॉल्व कर पाया। अगर और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिसको हम अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर पाएँ। आज के सेशन के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सफल स्टेप्स का कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को आगे बढ़ने में हमारी मदद कीजिए। सफल स्टेप्स के नाम से ही हमारी एप्लीकेशन है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर पे फाइंड आउट कर सकते हैं। iOS प्लेटफॉर्म पे भी हमारा एप्लीकेशन है। हम लोग मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास में। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।